ओके, नमस्कार, वेलकम बैक। सो आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं यूनिट 3 का, नाउ दैट इज TQM. So far we discussed about food safety, HACCP, GHP, GMP. ये सब जो टॉपिक्स हैं ये भी जो है क्वालिटी को ही जो है क्वालिटी के बारे में ही जो है चर्चा करता है, बट क्वालिटी का एक अंश यानी कि एक छोटा सा हिस्सा जो है हम फूड सेफ्टी के तहत कवर करते हैं। क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी वो जो है हमने अभी तक डिस्कस किया, जिसमें कि हमने ये प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स, GMP, GHP, CCP, HACCP, पर्सनल हाइजीन, ये सब चीज़ें जो हैं उसके तहत आती है। क्वालिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं ओवरऑल क्वालिटी की बात करें, आप कंज्यूमर के नज़रिए से देखिएगा। कंज्यूमर के नज़रिए से अगर वो कोई एक प्रोडक्ट मार्केट से खरीदता है, हम अपने आप को जो है कंज्यूमर मान के चलते हैं। अगर हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो जो पैरामीटर, जो क्वालिटी पैरामीटर जो हम सेट करते हैं, पैरामीटर नहीं कहूँगा, पैरामीटर्स कहूँगा, मतलब कितने सारे क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं जिनको कि एक ग्राहक किसी प्रोडक्ट से उम्मीद करता है। वो खाना उसके लिए सुरक्षित होनी चाहिए, वो तो एक तरीके से आप देखा जाए सबसे आखिर में आती है। तो कंज्यूमर के नज़रिए से वो ऐसी बात है जिनके बारे में उसको ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। वो खाना उसके लिए सुरक्षित है या नहीं, उतनी जानकारी तो ग्राहकों के पास तो होता ही नहीं है। खाद्य पदार्थ कैसे बन रहा है, वो क्या उसके लिए कितना हानिकारक है, इसके बारे में तो कंज्यूमर ज़्यादा जानकार है ही नहीं। पर अगर हम दूसरे मुद्दों पे बात करें जिसको कि हम क्वालिटी के दायरे में कंसिडर कर सकते हैं, उनमें से एक तो है उसकी सेंसरी क्वालिटीज़, यानी कि टेस्ट, टेक्सचर, अपीयरेंस, ये सब चीज़ें जो है ये तो मायने रखता ही है किसी प्रोडक्ट का। उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, है ना, कितना अट्रैक्टिव है, उसकी कॉस्टिंग। सो अगर एक ग्राहक किसी प्रोडक्ट को जो है क्वालिटी प्रोडक्ट कहता है, तो उस प्रोडक्ट में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। ये सब चीज़ें मिलके जो है हम उसको क्वालिटी प्रोडक्ट का जो है दर्जा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी को नापने के जो हैं, क्वालिटी को तय करने वाली जो बातें हैं बहुत सारे हैं, सिर्फ फूड सेफ्टी नहीं होता है। मैं अगर खाद्य पदार्थ के मामले में बताऊं तो हम जो ये टॉपिक लेके बैठे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसको एक उदाहरण देते हुए मैं आगे चलना चाहूँगा। हम अगर एक फसल की बात करें, फसल की पैदावार की जो है बात करें, ईल्ड निकल आई, जितना भी पैदावार निकल आया, अव्वल दर्जे का जो है पैदावार निकल आया, क्वांटिटी भी जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है निकल आई, अव्वल दर्जे का अच्छी मात्रा में कोई फसल जो है निकल आई। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, ये अव्वल दर्जे का अच्छी मात्रा में जो है अगर फसल पैदा हुई है, उसका कारण क्या है? ये दोनों ही चीज़ें एक तरीके से आप मान के चलिए कि अच्छी क्वांटिटी में अव्वल दर्जे का अगर फसल पैदा हुई है, तो उसका कारण एक या दो आप रीज़न साइट
नहीं कर सकते। मतलब आप उंगली दिखा के ये नहीं कह सकते इस बार जो है बारिश अच्छी पड़ी तो फसल अच्छा हुआ। आप ये नहीं कह सकते मिट्टी में जो है फर्टिलिटी अच्छी थी तो फसल अच्छा हुआ। किसान जो है, किसान ने अपना काम अच्छा किया या कीड़े नहीं पड़े। तो एक तरीके से आप देखा जाए, जो प्रोडक्ट आपको निकल के आया उसका अव्वल होने का कारण जो है बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि तय करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी और फसल का जो है तो मात्रा है, फसल की जो मात्रा है, कितने जो कट के आ रही है, कितनी मात्रा में निकल के आ रही है। अगर हम एक पैरामीटर को ना लें, हमने देखा मिट्टी की जो है क्वालिटी कैसी है, जहाँ पे जो है ये उगाया गया था, फसल उगाया गया था, उस मिट्टी की जो है क्वालिटी कैसी है, तो वो एक मात्र पैरामीटर होगा। बट सिर्फ उस पैरामीटर से ही जो है क्वालिटी तय नहीं होती। आप ये भी लेके चलिए कि किस किस्म के, किस दर्जे के जो है बीज बोए गए, किस किस्म की जो है खाद डाला गया, कब डाला गया, कैसा डाला गया, पानी उपलब्ध थी या नहीं थी। तो कहने का मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो तय करती है फसल की पैदावार को। किस दर्जे का फसल का पैदावार जो है होगा, वो तय करने वाली जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं, एक आध नहीं है। फसल के पैदा होने के बाद फसल की हमने जांच करी, उसकी विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद हमने ये तय किया भाई अव्वल दर्जे का नहीं है। तो अव्वल दर्जे का नहीं है, तो अव्वल दर्जे का जो मार्केट में आपको मिलने वाली जो दाम या मूल्य है वो तो नहीं मिलेगा। अव्वल दर्जे उम्मीद करने वाला, अपेक्षा रखने वाला जो ग्राहक है वो भी चला जाएगा, नुकसान। तो अगर आप उस अव्वल दर्जे की जो है पैदावार को बनाना के रखना चाहते हैं, अपने ग्राहकों को अव्वल दर्जे अपेक्षा रखने वाले ग्राहकों को बना के रखना चाहते हैं, मार्केट में अपनी पैदावार की जो है मूल्य को बिल्कुल बरकरार बना के रखना चाह रहे हैं, तो क्वालिटी पीछे से देखना चाहिए। क्वालिटी को, उस फसल या उस पैदावार की क्वालिटी को तय करने वाली बातें सब के बारे में जो है आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तब जाके आप बार बार, हर बार उस दर्जे के उतनी मात्रा में जो है फसल की पैदावार कर पाएंगे, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है। अगर हम ऐसे पूरे जो है ओवरऑल फैक्टर्स को जो है ध्यान में रखते हुए खेती बाड़ी करते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फसल जो पैदा होगी वो जैसे आप चाहते हो, आपके अपेक्षा के अनुसार पैदा होगी, तो उससे जो है आपको फायदा भी मिलेगा। ये मैं फसल को लेके उदाहरण लेके जो है आपको समझाया हूं। अगर यही जो है मार्केट में मिलने वाली कोई और खाद्य पदार्थ को लेके चलें, तो खाद्य पदार्थ को अगर कोई ग्राहक लेता है तो एक तो बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स खरीदार जो है देखते हैं खरीदने के दौरान, और उन फैक्टर्स को तय करने वाले जो पीछे जो फैक्टर्स हैं वो भी तमाम होते हैं। जनरली लोग जब क्वालिटी का जो ये जो अल्फाज है, यहाँ पे जो क्वालिटी जो अल्फाज है, इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल की तरफ ही जो है आपकी नज़र जाती है, आपकी सोच जो है क्वालिटी कंट्रोल की तरफ ही जाती है। जबकि अगर हम कहें
तो क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल का जो काम होता है ये सिर्फ 10% होता है, बाकी 90% जो काम है वो कुछ और है। क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम क्या होता है, यानी कि एक टेस्टिंग लैब है, वो टेस्टिंग लैब वालों का काम होता क्या है? प्रोडक्ट जो है बन के आया, प्रोडक्ट की जो है जांच करी, उसका विश्लेषण किया, देखा कि वो जैसे आपने दर्जा सेट करी हुई है उस दर्जे के हिसाब से बना है या नहीं बना है, नहीं बना है तो नहीं बना है करके वापस पलट के रिपोर्ट जारी करना, इतना ही है उनका काम। अगर उन्होंने अपने विश्लेषण के दौरान ये पता लगाया कि खाद्य पदार्थ जो है जैसा आप चाहते हैं उस दर्जे का नहीं बना है, तो आप क्या करेंगे? बंद तो गया, जो बनना था वो तो बंद तो गया। और ऐसा तो है नहीं कि एक आध जो है बनेगा तो एक बैच में जो है हजारों में बनेगी, हजारों में बने हुए पूरी बैच की जो है दर्जा अव्वल दर्जे की नहीं है, जैसे आप अपेक्षा रखते हैं उस दर्जे की नहीं है, तो क्या करेंगे? आप मार्केट में उसको उतारेंगे, उसका नतीजा ग्राहक आपके नाखुश होंगे, आपकी कंपनी की रेपुटेशन इमेज जो है गिर जाएगा, उसका नतीजा कंपटीशन में आप पिछड़ जाएंगे, कंपटीशन में अगर आप पिछड़ जाएंगे आपको मजबूरन आपके खाद्य पदार्थ के मूल्य को जो है गिराना पड़ेगा, जिससे कि ग्राहक आपको एटलीस्ट कम से कम क्वालिटी नहीं तो दाम के आधार पर तो खरीद ही लें। यही फलस्वरूप निकलता है। तो ये खाद्य पदार्थ, अगर हम क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम यही है कि बनने के बाद आखिर में मार्केट में उतरने से पहले उसकी जांच की जा रही है, क्यों ना हम ऐसा कोई उपाय ढूंढें या प्रक्रिया चुने जिससे कि जो खाद्य पदार्थ बन के निकलता है जांच के दौरान वो कभी किसी भी केस में फेल हो ही ना। क्या ऐसा कोई चीज मुमकिन है? ये सोच वाली बात है। आपका खाद्य पदार्थ, आपसे बनने वाली कोई भी पदार्थ हो, ये सिर्फ खाद्य पदार्थ में लागू नहीं होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, किताब है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, चाहे आप कोई भी जो है इंडस्ट्री ले लीजिए, वहां पे ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो अल्फाज है आपको सुनने को मिलेगा। होता क्या है इसमें? आप शुरू से लेके अंत तक पूरे सिस्टम को ऐसा तय करते हैं कि उस सिस्टम के थ्रू होके जाने वाली जो भी प्रोडक्ट होगी वो अव्वल दर्जे का ही निकलेगा। बस क्वालिटी कंट्रोल वालों को वो वेरीफाई करके ठप्पा लगाना है कि हाँ एज पर स्टैंडर्ड है। क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम सिर्फ इतना ही है। तो अगर आप ऐसा कोई सिस्टम अपनाना चाहते हैं या लागू करना चाहते हैं अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो शुरू से लेके अंत तक हर एक प्रक्रिया को जो है आपको फिक्स ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा तय करना पड़ेगा कि उससे गुजरता हुआ जो प्रोडक्ट है वो आखिर में जो निकलता है, जिस भी प्रोसेस से निकलता हो, वो स्टैंडर्ड के अनुसार ही निकलेगा। 99% एरर फ्री होगा, 99.999% एरर फ्री होगा। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन है। अगर इसको मुमकिन कराना है, मैं उदाहरण के लिए बहुत सारे ले सकते हैं, कुछ मोबाइल फोन्स हैं, आईफोन का जो है हम उदाहरण लेके चलते हैं। शायद ही ऐसा कोई ग्राहक होगा जो आईफोन खरीदने के बाद उसके काम करने को लेके शिकायत लेके जो है स्टोर पहुंचाओ कि ये सही से काम नहीं कर रहा है। शायद ही ऐसा कोई कंज्यूमर होगा।
इसका मतलब उनके यहाँ ऐसा कोई प्रक्रिया है जिससे कि हर एक मोबाइल सेट जो बन के निकलता है बाहर, वो एरर फ्री होता है, उसमें किसी भी किस्म का कमी नहीं निकलता होगा। और हर बार जब भी ये कोई नया फोन लॉन्च करते हैं, आजकल जो है आईफोन 11 चल रहा है, आईफोन 11 प्रो भी आ गया, हर बार जब ये नया मॉडल लॉन्च करते हैं, हर बार होता उनके साथ वही है कि वो प्रोडक्ट अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट निकलता है सभी मायनों में, एक दाम को छोड़ के परफॉर्मेंस में, क्या है, डिजाइन में, यूटिलिटी में अव्वल दर्जे का निकल के आता है। इसी वजह से एक मोबाइल फोन 1.25 लाख होने के बावजूद भी मार्केट में बिक रहा होता है। वो क्वालिटी वो कैसे मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि इन इंडस्ट्रीज ने इस एक टर्मिनोलॉजी, जिसको इस एक सिस्टम जिसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इसको इन्होंने अपनाया हुआ है। क्या कहती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये 7 मेन सिद्धांतों पे चलता है। ये सिद्धांत क्या है, उन पे हम चर्चा करते हैं एक एक करके, उसको समझाते हुए जाते हैं। सबसे पहला कस्टमर फोकस। देखिए, हमेशा जो है जब क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्वालिटी को तय करने वाले कौन क्वालिटी को तय करता है? किसी भी प्रोडक्ट को ये अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट है, ये तय करने वाला व्यक्ति कौन होता है? सबसे पहला ग्राहक होता है। अगर आपका प्रोडक्ट बिका और अच्छी तरह से मार्केट में बिका, लगातार बिकता रहा, सालों साल चलता रहा, आपकी ब्रांड वैल्यू बनती रही, इसका मतलब आप सालों साल अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट कंज्यूमर या कस्टमर के अपेक्षा के अनुसार बराबर उनकी डिमांड को पूरा करते हुए आप मार्केट में प्रोडक्ट उतार रहे हैं। इसका यही मतलब होता है। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से खुश हैं, वो कहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो आप जीत गए, आपकी कंपनी सालों साल चलेगी। तो सबसे पहले कस्टमर फोकस। क्वालिटी को तय करने वाले और दो भी लोग होते हैं। एक सरकार होती है, वो सरकार जो है मिनिमम स्टैंडर्ड सेटअप करती है, अव्वल दर्जा सेट नहीं करता कभी, वो मिनिमम स्टैंडर्ड सेटअप करती है। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट आप उतार रहे हो, उसमें कम से कम इस दर्जे का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो ये तय करके चलती है। अव्वल दर्जे के बारे में वो सरकार कभी जिक्र करती भी नहीं है, कहते हैं कम से कम ये क्वालिटी तो होना चाहिए। तो सरकार दूसरी क्वालिटी को तय करती है। तीसरा जो है, इंडस्ट्री खुद, मैन्युफैक्चरर खुद अपने स्टैंडर्ड को वो सेट करके चलता है कि भाई मुझ इस दर्जे का जो प्रोडक्ट मुझे बनाना है। ये 3 लोग होते हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार के हिसाब से आपने बना लिया, ठीक है, उसने मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर किया, उसको आपने अचीव कर लिया, बस क्या वो काफी है? इंडस्ट्री ने अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड बिठा लिया, बट वो आपकी स्टैंडर्ड कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार बनी है क्या? पता नहीं। तो ये दोनों चीजें जो तो बाद में आती है, सबसे पहला आती है कस्टमर का फोकस। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से क्या अपेक्षा रखता है? कस्टमर आपके उस ब्रांड से क्या उम्मीद रखता है? एज अ कंपनी आपके बारे में क्या सोच रखता है? ये बहुत मायने रखती है। कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो कंज्यूमर की यूटिलिटी के हिसाब से बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है? उसके लिए यूजर फ्रेंडली है, उसके लिए अफोर्डेबल है, उसके लिए मतलब की प्रोडक्ट है? इन सब चीजों को
नज़र में रखते हुए जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप मार्केट में बेशक सबसे आगे रहेंगे। मैं ऑलरेडी इसका उदाहरण दे चुका हूँ, आईफोन 1.25 लाख की मोबाइल फ़ोन, 15,000 रुपये की मोबाइल मिल रही है लगभग ऐसे ही फीचर्स के साथ, देखने में भी थोड़ी बहुत ऐसे ही लगती है, बट आईफोन आईफोन है। 1.25 लाख होने के बावजूद भी वो मोबाइल फ़ोन बिक रही है। क्यों? कारण क्यों? कस्टमर खुश हैं। इसका मतलब कंपनी ने कस्टमर की सोच, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की डिमांड को जो है हर बार पूरा किया है। पहला पॉइंट। लीडरशिप ड्रिवन। लीडरशिप ड्रिवन का मतलब ये है, लीडर कौन होता है, एक नेता कौन होता है, ये पहले जो है हमें समझना जरूरी है। नेता वो होता है जो जिसके दिमाग में एक दूरदर्शिता होता है, सबसे पहले एक विजन होता है। आने वाले इतने समय में, 5 साल में, 10 साल में, वो लीडर, वो नेता जो है, जिस भी चीज का नेता हो, एक कंपनी का नेता हो, कंपनी का लीडर हो, कंपनी का लीडर यानी कि एमडी हो गया, चेयरमैन हो गया, सीईओ हो गया, उसकी एक दूरदर्शिता होती है कि मैं अपनी कंपनी को 5 साल के अंदर मार्केट में यहाँ पे देखना चाहता हूँ, इस लेवल पे देखना चाहता हूँ। 10 साल में मैं अपनी कंपनी को जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा जो है नाम कमाने वाला कंपनी बनाऊंगा। एक दूरदर्शिता होती है और वहीं पे खत्म नहीं होता है। सिर्फ विजन रखने से मायने नहीं रखता, उस विजन को जो है वो कैसे अचीव करने वाला है, उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, क्या उपाय निकाला है, मुझे वहां पहुंचना है 5 साल में, उस पहुंचने का जो है जरिया और रास्ता उसने तय किया हो। और उस रास्ता और जरिया में जो है अपने पूरे जो है एम्प्लॉयज जो उस पे निर्भर है, उनको भी उस मुकाम तक ले जाता हो। ऐसे दूरदर्शिता वाला, ऐसी सोच रखने वाला जो नेता होता है, वो अगर किसी कंपनी को लीड करता है तो आप समझ लीजिए वो कंपनी मीलों चलेगी, सालों साल चलेगी। क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है, उस कंपनी से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति के बारे में सोचता है, उनकी तरक्की के बारे में सोचता है। अगर वो अपनी कंपनी को उस दर्जे तक ले जाता है 5 साल में, 10 साल में, और उसके लिए उसने सही मुकाम, उसने सही रास्ता बना रखी है, तो उस रास्ते में उसके साथ उसके जुड़े हुए हर कोई व्यक्ति, सप्लायर, एम्प्लॉई, कस्टमर, सब उसी रास्ते से उसके संग चलेंगे, उसको सपोर्ट करते हुए। क्योंकि हर किसी को उस कंपनी के उस चोटी तक पहुंचने में हर किसी को उसमें फायदा है, और जब हर किसी को उससे फायदा होगा, हर कोई उसमें भागीदारी बनना चाहेगा। ये लीडरशिप का उदाहरण। तो लीडरशिप फोकस वाली एक कंपनी होती है, तो समझ लीजिए अगर आप ऐसे कोई कंपनी में नौकरी लेते हैं, नौकरी पाते हैं, तो अपने आप को जो है बहुत महफूज समझ लीजिए और अपने आप को जो है बहुत ही लकी मान के चलिए, क्योंकि कंपनी के साथ साथ आपकी भी तरक्की होगी। आपकी तरक्की होगी तो आपके संगियों की तरक्की होगी, आपके परिवार की तरक्की होगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, तीसरा सिद्धांत। वो कंपनी जो हर एक एम्प्लॉय को या हर एक उस व्यक्ति को जो उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, अपने कार्य, अपने प्रॉफिट, अपना टारगेट के साथ जोड़ता है, तो वो हर एक एम्प्लॉय को, हर एक उस कंपनी से जुड़े हुए सदस्य को जो है उस प्रॉफिट के साथ जोड़ता है, तो उस कंपनी की तरक्की के साथ भी जोड़ता है। इसके तरीके होते हैं, उससे जो है कंपनी के सफल होने में उनकी एम्प्लॉय का भी जो है
योगदान होता है और हमें उनको भी एक अपनापन महसूस होने लगता है उस कंपनी के साथ। जब अपनापन महसूस होने लगता है तो हर एक एम्प्लॉय जो है तवज्जो के साथ अपनी ड्यूटीज को निभाएगा। वो काफी होता है कंपनी को आगे बढ़ने में। चौथा पॉइंट, प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच को जो है मैं और अच्छी तरह से समझाऊं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार आपने ये कहते हुए सुना होगा या आपने खुद जो है ऐसे कोई बातें करी होंगी कि भाई इस कंपनी में जो है या इस काम को जो है वो बंदा जब करता था ना, बिल्कुल सटीक होता था काम, बिना कोई प्रॉब्लम के जो है अच्छा खासा जो है इसका नतीजा निकलता था। बट यार वो बंदा चला गया, दूसरा बंदा आ गया, उससे नहीं हो पा रहा, उसकी बस की बात नहीं है, फेल हो गया। ये जो है किसी भी कंपनी के लिए ऐसा एक सोच भी जो है घातक साबित होता है। अगर किसी एक कुर्सी में कोई एम्प्लॉय बैठ के कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, अगर वो काम उस व्यक्ति पे निर्भर हो गया तो समझो काम बिगड़ गया। आज नहीं तो कल बिगड़ ही जाना है। तो ये पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, प्रोसेस इंडिपेंडेंट होना है, प्रोसेस डिपेंडेंट होना चाहिए। पर्सन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, प्रोसेस डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम में चाहे मैं बैठूं या कोई दूसरा इंसान, काम करना वही है, आउटपुट वही निकलेगा, चाहे एक्स बैठे, वाई बैठे या जेड बैठे। तो अपनी कंपनी की जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को जो है एक प्रोसेस के तौर पे जो है बिठाएं, व्यक्ति पे निर्धारित ना हो बल्कि सिस्टम या प्रोसेस पे निर्धारित हो, तो नतीजा एक ही निकल के आएगा। एक तरीके से कंप्यूटर के जैसे काम करना चाहिए। अगर एक कंप्यूटर में दो आदमी बैठ रहे हैं, ABCD टाइप कर रहे हैं, स्क्रीन में ABCD निकल के आएगा, चाहे पहला व्यक्ति टाइप करे या दूसरा व्यक्ति टाइप करे, आउटपुट वही निकल के आएगा। तो वो सिस्टम बेस्ड काम होता है, इसको हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। हर चीज को जो है एक प्रोसेस के रूप में फ्लो बना दीजिए कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। उस प्रोसेस को जो है इसके बाद अगला काम यही है, वो व्यक्ति चाहे ना चाहे वो मजबूर है उस अगले काम को करने के लिए, वो सिस्टम में लग जाता है, मशीन की तरफ काम करने लगते हैं। जब मशीन की तरफ काम करने लगते हैं तो आप जानते ही हैं, मशीन की तरह जब काम करते हैं तो नतीजा भी जो है एक ही जैसे निकल के आता है। इसी को हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। तो इसमें कमियां निकलने के कारण जो है खत्म हो जाते हैं, बहुत ही कम निकल के आती। पांचवा, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच को जो है मैं अगर एक डायग्राम से समझाना चाहूंगा तो सिस्टम अप्रोच को जो है, ओके लेट मी एक्सप्लेन विद दिस, नहीं नॉट दिस, अच्छा अब आप इस डायग्राम को जो है गौर करें। ये सिस्टम्स अप्रोच का जो है एक डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूं। प्रोडक्ट में मार्केट में प्रोडक्ट निकली, कंज्यूमर खुश हैं, टेस्टिंग के दौरान भी जो है अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट निकला, बहुत बढ़िया, खूब बिक रहा है प्रोडक्ट मार्केट में, बहुत बढ़िया।
जब एक तो हो गया सेल का वैल्यू, कितने सेल हुए। जब फिनेंस वाले देखता है भाई सेल तो जो है बराबर चल रही है, बढ़िया चल रही है, बट रिटर्न्स कम आ रही है, इसका मतलब पूरी तरीके से आपका सिस्टम जो है फिक्स नहीं किया गया है। दूसरी बात, बिल्कुल बराबर सेल चल रही है, धुआंधार जो है मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है बिक रहा है, बट जब आप कंपनी के अंदर घुसते हैं, कोई भी एम्प्लॉई कार्यकर्ता जो है खुश नहीं है, बहुत नाखुश हैं कंपनी के काम करने के तौर तरीकों से। तो जो मार्केट उस प्रोडक्ट ने कैप्चर किया हुआ है कब तक टिका पाएगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने वाले कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता नाखुश हैं, आज नहीं तो कल मुकर जाएंगे, प्रोडक्ट का क्वालिटी गिर ही जाएगा, आप जितना भी मार्केटिंग कर लो। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, तो सिस्टम्स अप्रोच का मतलब होता है नापातोली हमेशा एक कंपनी की प्रोग्रेस या सक्सेस रेट को जो है महज सेल और प्रॉफिट से नहीं नापी जानी चाहिए। आप एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन से नापिए, मार्केट में बिक रहा है बट दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले कितना बिक रहा है उससे नापातोली करिए, प्रोडक्शन रेट के साथ नापातोली करिए। आप मार्केट में बेच रहे हो, मार्केट में डिमांड है एक दिन में 1000 पीस, आप एक दिन में प्रोडक्ट बना रहे हो 500 पीस, मार्केट गिर जाएगी। क्यों? आखिरकार कंज्यूमर को जब लगने लगेगा कि भाई मार्केट में इतनी जो है इसकी पहुंच नहीं है, मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो मजबूरन दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चलता है जिसको कि वो आसानी से उसको मिल जाती है। कहने का मतलब ये है सिस्टम्स अप्रोच में सिर्फ अगर सक्सेस को नापना है महज सेल्स या प्रॉफिट से नहीं नापी जाती है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन देखिए। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन देखिए, कस्टमर की रेटिंग देखिए, मार्केट में कितनी पहुंच है वो देखिए, प्रोडक्शन कैसी चल रही है देखिए। हर चीज को देखने के बाद आप अपनी कंपनी की जो है सक्सेस को जो है तय कर पाएंगे कि ये सक्सेस आज की डेट में जो हमें मिला है मार्केट में वो आगे जाके भी रहेगा या नहीं रहेगा। 3 महीने बाद सक्सेस रेट गिर गया, कारण सेल तो सही था बट पीछे बैक एंड में एम्प्लॉय खुश नहीं थे, क्या हुआ, प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर गई। तवज्जो से कोई एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी, मार्केट की डिमांड को जो है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को जो है कंपनी पूरी नहीं कर पाएगी। तो सिस्टम्स अप्रोच में हर एक पहलू जो जुड़ के जो है प्रोडक्ट बन के निकलती है, हर एक वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ती है, हर एक चीज को जो है ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को जो है नापना और उन सबको नाप के जो है एक एवरेज निकाल के देखना कि हमारी कंपनी की सक्सेस रेट क्या है, इसको हम सिस्टम्स अप्रोच कहते हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को सिंपल सीधे तरीके से बता दूं, आप एक सिस्टम बना दिए हैं और सिस्टम में जो चल रहा है काम उसको जो है आप रिकॉर्ड करते जाएंगे, इस समय इस टाइम पे इतना प्रोडक्शन हुआ, इस एम्प्लॉय था इतने तक, तो हर चीज को रिकॉर्ड करते जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आई प्रोडक्ट में या प्रोसेस में, उसको भी रिकॉर्ड करना होगा, दर्ज करनी पड़ेगी।
दर्ज करने से क्या होता है, वो कमियां जो हैं आइडेंटिफाई करके, उसकी पहचान करके उन कमियों को जो है पूरा करने का जो है पूरा का पूरा मौका मिल जाता है। और जब इन कमियों को आप पूरा करते जाते हैं तो प्रोडक्ट में भी, प्रोडक्ट के आउटपुट में भी फर्क दिखने लगती है। ऐसे लगातार जब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ कोशिश करते रहते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना, अपनी प्रोडक्ट की डिजाइन को बेहतर करना, क्योंकि ग्राहक भी एक ही जैसे नहीं सोचता। आज जैसे सोचता है 2 साल बाद उसका नजरिया सोच बदल जाता है, क्योंकि मार्केट में कुछ और आया होता है। तो कंज्यूमर के नजरियों को ध्यान में रखते हुए, कंज्यूमर की डिमांड को जो है, बढ़ते डिमांड को रखते हुए, समय के अनुसार जब आप कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते हैं, वो भी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में आता है। तो अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाते जाना। अगर आप 3 साल पहले देखते थे तो मोबाइल फोन जो आते थे उनमें एक कैमरा होता था, आज के डेट में 4-4 कैमरे लग के आ रहे हैं फोन में। बढ़ गई है। तो हर कंपनी जो है इसकी तरफ चलने लगी है, कंज्यूमर की डिमांड को जो है पहचान रही है, इंप्रूव कर रही है, अपनी प्रोडक्ट की डिजाइन को इंप्रूव कर रही है, अपनी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रही है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रही है। तो कंटिन्यूली इंप्रूवमेंट करने का आपके कंपनी के अंदर कोई सिस्टम होना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सुधार करना और आने वाले प्रोडक्ट के लिए इंप्रूव करना, ये दोनों ही जो है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में आता है। लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है, जैसे हमने बताया, प्रोसेस जब आप लगाते हैं, प्रोसेस में रजिस्टर पे रजिस्टर डाटा जो है एंट्री किया जाता, दर्ज किया जाता, इतने समय में ये काम हुआ था, इतने शिफ्ट में इतने लोग आए थे, इतना प्रोडक्ट निकल के आया, 1 घंटे में इतना निकल के आया, ये सब फैक्ट्स जो है निकल के आते हैं। सिमिलरली मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की पहुंच कितनी है, मार्केट शेयर कितनी है, इसका भी जो है डाटा निकालना चाहिए, वैल्यूज आ जाना चाहिए। मार्केट में जो है 20% हमारा जो है शेयर है, मतलब मार्केट में हमारा जो है कॉम्पिटिटर्स जो है, अगर 80% उनका जो है मार्केट में प्रेजेंस है तो हमारा 20% है। तो ये जो फिगर्स जो निकल आते हैं ना, जो डाटा निकल आती है, ये फैक्ट होता है, ये सच्चाई होती है। जब कोई भी कंपनी किसी भी चीज को डिसीजन लेती है, किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेती है, कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, अंधाधुन नहीं होना चाहिए। हमने सोचा कि कल नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, क्यों? नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का कारण, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे? हम साबुन लॉन्च करेंगे, क्यों साबुन? क्या आपने मार्केट में पता किया आपकी साबुन अगर मार्केट में आप उतारेंगे तो आप सरवाइव कर पाएंगे? किस फ्लेवर का साबुन, किस किस्म का साबुन, वो साबुन कंज्यूमर के लिए कैसे यूजफुल रहेगा? फैक्ट्स होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आपके पास पक्का होना चाहिए, दर्ज किया हुआ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। उस स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जो है अगर आप निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय, तो वो निर्णय का जो है सेंस बनता है। ब्लाइंडली, बिना सोचे समझे हम ऐसे कर लेंगे, क्यों? करने का कारण फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स पे आधारित होनी चाहिए। सर्वे करिए, पता लगाइए मार्केट की सिनेरियो क्या है, इसके आधार पर जो है प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो सक्सेसफुल होगा। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, प्रोडक्ट लॉन्च, अगर आप उदाहरण के लिए दूसरे भी कंपनी ने जो है तय किया कि क्वालिटी वाले मैनेजर को जो है एक की जगह 2 क्वालिटी मैनेजर को जो है अपॉइंटमेंट करें, वैकेंसी निकालें, क्यों? क्यों एक से काम नहीं बन पा रहा? एक से अगर काम नहीं बन पा रहा, उसके लिए प्रूफ होनी चाहिए कि एक से काम नहीं बन पा रहा है, स्टैटिस्टिक्स चाहिए।
उस स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जो है मैनेजमेंट तय करती है डिसीजंस लेनी चाहिए। इसको हम फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में अव्वल दर्जे का प्रोडक्ट मिलता है और सालों साल मिलता रहा है, उसका अगर आप पीछे जाके देखेंगे, सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, इतने सारी पहलू होती हैं और वो तय करती है कि प्रोडक्ट कैसे निकल के आएगी। एक आध नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ऐसे नज़रिए के साथ जो है काम करना, इसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। आज के लिए तो इंट्रोडक्शन के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये इतना काफ़ी है। कल सिंपल तरीके से मैं और समझा दूंगा आपको लिटरेचर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।